मैथ पेडागोजी में आज हमारा टॉपिक है विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड्स। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्लेषण विधि मतलब एनालिसिस मेथड में शिक्षण किस दिशा में होती है। ए में है ज्ञात से अज्ञात की तरफ, बी में है ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की तरफ, सी में है सरल से कठिन की तरफ, डी में है कठिन से सरल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी, अज्ञात से ज्ञात की तरफ विश्लेषण विधि में शिक्षण की दिशा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में है संश्लेषण विधि सिंथेसिस मेथड्स में शिक्षण किस दिशा में होती है। ए में है अज्ञात से ज्ञात, तो वो तो विश्लेषण विधि में होता है। बी में है ज्ञात से अज्ञात की तरफ, सी में है विशेष से सामान्य की तरफ, डी में है सामान्य से विशेष की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाता है, सिंथेसिस में शिक्षण की दिशा होती है ज्ञात से अज्ञात की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में है विश्लेषण विधि को किस नाम से जाना जाता है। ए में है खोज विधि, बी में है डिस्कवरी मेथड, सी में है एनालिटिकल मेथड, डी में है प्रोजेक्ट मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा विश्लेषण विधि को किस नेम से जाना जाता है, तो जाना जाता है एनालिटिकल मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी, एनालिटिकल मेथड से। और विश्लेषण विधि को एनालिटिकल मेथड से रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में है संश्लेषण विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में है समस्या को छोटे भागों में बांटना, बी में है ज्ञात तथ्यों को जोड़कर समाधान प्राप्त करना, सी में है केवल नियम याद करना, और डी में है केवल अभ्यास करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। संश्लेषण विधि का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञात तथ्यों को जोड़कर समाधान प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में है गणित में प्रमेय की खोज के लिए कौन सी विधि अधिक उपयोगी है। क्या पूछा गया है, गणित में प्रमेय की खोज के लिए कौन सी विधि अधिक उपयोगी है। ए में है संश्लेषण विधि, बी में है विश्लेषण विधि, सी में है व्याख्यान विधि, डी में है कहानी विधि। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, जहाँ खोज की बात हो वहाँ हो जाएगा विश्लेषण विधि। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। विश्लेषण विधि को अधिक उपयोगी माना जाता है गणित में प्रमेय की खोज के लिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में है गणित में प्रमेय प्रेजेंट करने के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ए में है विश्लेषण विधि, बी में है संश्लेषण विधि, सी में है खेल विधि, डी में है परियोजना विधि। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है गणित में प्रमेय प्रस्तुत, जहाँ प्रेजेंट की बात हो, जहाँ जोड़ने की बात हो, वहाँ संश्लेषण विधि होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, संश्लेषण विधि। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में है विश्लेषण विधि में विद्यार्थी मुख्य रूप से क्या करते हैं। ए में है नियम याद करते हैं, बी में है समस्या का विश्लेषण करते हैं, सी में है केवल उत्तर लिखते हैं, डी में है केवल सुनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, समस्या का विश्लेषण करते हैं विश्लेषण विधि में। 7 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में है संश्लेषण विधि में किस प्रकार की सोच का उपयोग होता है। ए में है भागों को जोड़कर निष्कर्ष निकालना, बी में है केवल निरीक्षण करना, सी में है केवल रटना, डी में है केवल अनुमान लगाना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या पूछा, संश्लेषण विधि। इससे पहले भी बता चुके, जहाँ जोड़ने का बात हो वहाँ संश्लेषण विधि आएगा। तो आप इसको जोड़कर विश्लेषण निकाल सकते हैं
विश्लेषण में है, जोड़ का है। अब इसे डिलीट करके आंसर निकाल लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, जब विश्लेषण विधि में भागों को जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। भागों को जोड़कर निष्कर्ष निकालना संश्लेषण विधि का सोच का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में है, सीटेट के अनुसार विश्लेषण विधि का प्रमुख लाभ क्या है। क्या पूछा? प्रमुख लाभ पूछा है विश्लेषण विधि का। चलिए हम चलते हैं, देखते हैं। ए में है, समय कम लगता है। बी में है, तार्किक चिंतन विकसित होता है। सी में है, रटने में सुविधा होती है। डी में गृहकार्य कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? विश्लेषण विधि का प्रमुख लाभ होता है जहाँ तार्किक चिंतन की बात हो, जहाँ खोज की बात हो, वहाँ होगा विश्लेषण विधि। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी। तार्किक चिंतन विकसित करना प्रमुख लाभ होता है संश्लेषण विधि का। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में संश्लेषण विधि का प्रमुख दोष क्या है। यहाँ क्या पूछा है? दोष पूछा गया है, लोग याद रखिएगा। ए में है, विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाता है। बी में है, समय अधिक लगता है। सी में है, अवधारणा स्पष्ट नहीं होती है। और डी में है, कोई दोष नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाता है संश्लेषण विधि में, इसका ये प्रमुख दोष है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में है, संश्लेषण विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ए में है, केवल उत्तर बताना। बी में है, मार्गदर्शक बनाना। सी में है, केवल परीक्षा लेना। डी में है, केवल अनुशासन बनाए रखना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पूछा है शिक्षक की भूमिका संश्लेषण विधि में, नहीं विश्लेषण विधि में। तो शिक्षक की जो भूमिका होगा वो मार्गदर्शक बनाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी, मार्गदर्शक बनाना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में है, यदि शिक्षक किसी कठिन प्रश्न को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके हल करवाता है तो वह कौन सी विधि अपना रहा है। ए में है, संश्लेषण विधि। बी में है, विश्लेषण विधि। सी में व्याख्यान विधि। और डी में है, आगमन विधि। तो क्या पूछा गया? शिक्षक किसी कठिन प्रश्न को छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है तो वो हो जाएगा विश्लेषण विधि। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, विश्लेषण विधि। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में है, ज्ञात तथ्य को क्रमबद्ध रूप से जोड़कर उत्तर तक पहुंचाना किस विधि की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, ज्ञात तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से जोड़कर उत्तर तक पहुंचाना किस विधि की विशेषता है। ए में है, विश्लेषण विधि। बी में है, संश्लेषण विधि। सी में है, निगमन विधि। डी में है, आगमन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी। या ज्ञात तथ्यों की बात हो वो हो जाएगा संश्लेषण विधि। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर से पहले हम बताए ना, जहाँ ज्ञात तथ्यों को जोड़कर जहाँ जोड़ने की बात हो जाए वहाँ संश्लेषण विधि हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में है, विश्लेषण विधि किस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। ए में है, केवल कमजोर विद्यार्थियों के लिए। बी में है, तार्किक सोच विकसित करने वाले विद्यार्थियों के लिए। सी में है, केवल उच्च कक्षाओं के लिए। डी में है, केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी, तार्किक सोच विकसित करने वाले विद्यार्थियों के लिए। जब विश्लेषण की बात हो, तार्किक सोच की बात हो, वहाँ आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं, वहाँ विश्लेषण विधि आएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर तो बी हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में है, सीटेट के अनुसार गणित शिक्षण में सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ए में है, केवल विश्लेषण विधि। बी में है, केवल संश्लेषण विधि। और सी में है, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधियों का समन्वय। डी में है, केवल व्याख्यान विधि। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, सी, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधियों का समन्वय है गणित शिक्षण में। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में है, संश्लेषण विधि में शिक्षक पहले क्या प्रस्तुत करता है।
ए में है निष्कर्ष, बी में है ज्ञात तथा एवं नियम और सी में है प्रश्न पत्र, डी में गृहकार। तो संश्लेषण विधि में हमें हमेशा पहले ज्ञात आता है, तो यहाँ ज्ञात तथ्य एवं नियम हो जाएगा संश्लेषण विधि में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में है गणित में नई अवधारणा को गहरी समझ विकसित करने के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो क्या पूछा है, गणित में नई अवधारणा की गहरी समझ विकसित करने के लिए यहाँ हो जाएगा ए में है विश्लेषण विधि, बी में है संश्लेषण विधि, सी में है केवल अभ्यास विधि, डी में है केवल व्याख्यान विधि। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए विश्लेषण विधि हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि 18 विश्लेषण विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में उत्तर याद कराना, बी में समस्याओं की जड़ तक पहुंचना, सी में परीक्षा लेना, डी में समय बचाना। तो क्वेश्चन नंबर विश्लेषण विधि का मुख्य उद्देश्य होता है समस्याओं की जड़ तक पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी समस्याओं की जड़ तक पहुंचना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में है संश्लेषण विधि का दूसरा नाम क्या है। याद रखिए संश्लेषण विधि का दूसरा नाम पूछा, विश्लेषण नहीं संश्लेषण विधि का दूसरा नाम क्या है। ए में है कंस्ट्रक्टिव मेथड, बी में है एनालिटिकल मेथड, सी में ह्यूरिस्टिक मेथड, डी में है प्रोजेक्ट मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए कंस्ट्रक्टिव मेथड होगा विश्लेषण विधि का दूसरा नाम। एनालिटिकल मेथड जो है वो विश्लेषण विधि का दूसरा नाम है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास। 20 में है एक प्रभावी गणित शिक्षक विश्लेषण एवं संश्लेषण विधियों का उपयोग कैसे करेगा। ए में है केवल विश्लेषण विधियों का प्रयोग करके, बी में है केवल विश्लेषण विधियों का प्रयोग करके, सी में है आवश्यकता एवं विषय वस्तु के अनुसार दोनों विधियों का संतुलन प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा यहाँ सी। डी में है किसी भी विधियों का प्रयोग नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी आवश्यकता एवं विषय वस्तु के अनुसार दोनों विधियों का संतुलन प्रयोग करके। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हो गया। इस तरह हम लोगों ने कितना 20 अच्छा 20 क्वेश्चन ही था, मुझे लगा 30 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन को हल किया है और आप लोग नीचे देख सकते हैं, नीचे सबका आंसर है। आंसर देख के आप लोग अपना आंसर मिला दीजिएगा, मिला के आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप लोग याद रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाला जो भी क्लास हो आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।